नमस्कार। शशि जी हमारे साथ एक बार फिर से पधार चुके हैं। और शशि जी, आज हम आपसे बात करना चाहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया, उनके बीच जो डिवोर्स को लेकर दिक्कतें आती हैं और उनसे जुड़े प्रावधानों के बारे में। तो नमस्कार, आपका स्वागत है। तो धन्यवाद जी। तो शशि जी, क्योंकि हिंदुस्तान में या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी नहीं है, तो हर कम्युनिटी, हर धर्म अपने हिसाब से अपने रूल्स बनाता है या अपने रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली तलाक के या पारिवारिक रिश्तों के बारे में कहा गया है। तो भारत में जो मुसलमान रहते हैं उनके बीच अगर किसी ने तलाक शुरू करना है तो उसके लिए प्रमुख कानूनी प्रक्रियाएं क्या है और आवश्यकताएं क्या है? बेसिकली जैसे कि मुस्लिम लॉ में मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बोला गया हुआ है। इसमें एज ए कॉन्ट्रैक्ट डील करते हैं। द मोमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता तब उनके पास दो तरह के ऑप्शन बचती हैं। एक तो वो जैसे सबसे पहले लड़का भी डिवोर्स ले सकता है, उसमें लड़की के पास भी थोड़े से राइट रहते हैं डिवोर्स लेने के लिए। और तीसरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ भी डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, जिनमें से आप खुला भी बोल सकते हो, जिसमें लड़की खुद पहले ऑफर देती है कि आप डिवोर्स मैं लेना चाहती हूँ। फिर देन जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, क्योंकि ये एक एज ए कॉन्ट्रैक्ट की तरह डील किया जाता है। लड़की ने जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, देन लड़की को जो भी मेहर होती है, जो डॉर डिसाइड किया होता है, उनको वापस करना पड़ता है। और इसमें बेसिकली जो मेन चीज है, सबसे बड़ी बात है, जब इसमें लड़का डिवोर्स ले लिया, जब पति तलाक लेता है, तब उसके बाद वो इमीडिएटली मैरिज कर सकता है। लेकिन लड़की के और यानी कि बोल सकते हो पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक इद्दत पीरियड को फॉलो करना पड़ता है, जो 90 डेज का रहता है, जिसमें आप 3 मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का जो पीरियड होता है उसको एग्जम्प्ट करना पड़ता है। वो कम से कम उसको 90 डेज की वेट करनी पड़ती है, फिर देन वो रीमैरिज कर सकती है। अच्छा, और पति ऐसे इनके इमीडिएटली शादी कर सकता है मुस्लिम में, बट पत्नी जो है वो एटलीस्ट 90 दिन के लिए उसको रुकना पड़ेगा दूसरी शादी करने के लिए। जी बिल्कुल, 90 डेज के लिए उसको वेट करनी पड़ेगी। वो इद्दत पीरियड ओवर होगा तब वो रीमैरिज कर सकती है। ठीक है, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड के अकॉर्डिंगली ये रूल बनाए हुए हैं। ये बेसिकली मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंगली बने हुए हैं, वो पुराने से चलते आ रहे हैं। क्योंकि ये एज स्पेसिफिकली इसके ऊपर कोई लॉ नहीं था, बट इसमें अभी जो इंडिया के अंदर लॉ प्रिवेल करता है वो मुस्लिम डेसोलेशन ऑफ मैरिज एक्ट चलता है, वो उसके अकॉर्डिंगली इनमें देखा जाता है। जैसे आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि दो चीजें हैं इसमें। एक तो जुडिशियल प्रोसेस को आप लेके आते हो बीच में। जुडिशियल प्रोसेस में अगर आपको तलाक लेना है कोर्ट से, तो देन सेक्शन 2 में उनके बेसिकली 9 जो है इंग्रेडिएंट्स डिफाइन किए गए, 9 ग्राउंड्स है जिनके बेसिस पे एक मुस्लिम डिवोर्स ले सकता है। उसमें लड़की के लिए ये राइट रहते हैं, जैसे कि अब 4 साल से उसका पति नहीं सुनने को मिल रहा, उसने नहीं देखा, देन वो डिवोर्स ले सकता है। अगर वो अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसका गुजारा भत्ता नहीं निकाल पा रहा, खर्चा नहीं निकाल पा रहा, तब वो 2 साल के लिए, अगर नहीं वो पीरियड को फॉलो करता, 2 साल उसको खिला पिला नहीं सकता, देन वो डिवोर्स की ग्राउंड बनती है। सिमिलरली इंसेनिटी के ऊपर, अगर कोई उसको और डिसीज है उसके ऊपर, अगर किसी को 7 साल से ज्यादा सजा हो चुकी है, अगर किसी पति को 7 साल से ज्यादा सजा हुई है, वो डिवोर्स केस फाइल कर सकता है। ऐसे प्रावधान है उस केस के अंदर। ये मेरा अगला प्रश्न था कि मुस्लिम समुदाय में भारत में कॉमन ग्राउंड ऑफ डिवोर्स की कुछ एग्जांपल तो आपने वो पहले बताई। तो इसमें तो बड़े रिसेंटली एक केस हुआ था सानिया मिर्जा का, जिसमें उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, तो उन्होंने न्यूज में आया कि उन्होंने सानिया मिर्जा ने अपनी तरफ से तलाक दे दिया उसको। तो उसके बारे में आपने कुछ पढ़ा या कुछ बताना चाहिए? मैंने फर्स्ट हाफ में बता के हटा हूँ। फर्स्ट पोर्शन था खुला, जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। जब वो लड़की डिवोर्स लेना चाहती है, तब वो उसको ऑफर देती है कि मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। देन ऑप्शन आती है दूसरा उस इंसान के ऊपर, पति के ऊपर। अगर वो मुस्लिम पति है, उसके पास ऑफर रहती है, अगर उसने खुला दे दिया, लेकिन उसमें उसको एक चीज है, उसको अपने सारे राइट्स छोड़ने पड़ते हैं, मेहर डॉवर जो मिलना था। इसलिए वो छोड़ सकती है। उसमें सानिया मिर्जा के केस में यही हुआ था। तो अगर लड़की तलाक मांगती है तो वो मेहर की जो रकम है वो उसको, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, वो उसको नहीं मिलेगी। की तरफ चलते हैं। भारतीय मुस्लिम में कॉन्सेप्ट ऑफ जो तलाक है उसमें कानून किस तरह से काम करता है और इसके मतलब किस तरह के वेरियस फॉर्म्स और किस तरह की इम्प्लीकेशंस है? बेसिकली कानून इसमें 2-3 तरीके हैं। कानून में पूरी प्रोटेक्शन है, कानून सबके लिए बना हुआ है। इनके मुस्लिम के लिए स्पेसिफिक लॉ है, जैसे मैंने पहले बताया था, मुस्लिम डेसोलेशन ऑफ मैरिज एक्ट चलता है। अगर उसके अलावा अगर उसमें कोई प्रोविजन नहीं है, जैसे कुछ वॉइडेबल मैरिजेस होती है मुस्लिम लॉ के अंदर, देन वो सेक्शन 9 सीपीसी के नीचे भी डिक्लेरेटरी सूट फाइल करके वो डिक्लेरेशन ले सकती है। ये बहुत कम लोगों को पता है। कई बार क्या होता है, वो इनके मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग तो वो मैरिज वैलिड नहीं है, इट इज अ वॉइड मैरिज। लेकिन वॉइड मैरिज को लेके मुस्लिम डेसोलेशन ऑफ मैरिज के अंदर कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर आपको जहाँ तो आप ओरल डिवोर्स ले लो, ओरल आपका डिवोर्स हो गया, अगर ओरल को आप जुडिशियल डिक्री चाहिए आपको उसके अगेंस्ट, देन आप सेक्शन 9 सीपीसी के नीचे डिक्लेरेटरी सूट फाइल कर सकते हैं। अच्छा, आपने ओरल तलाक के बारे में आपने बात किया, तो कुछ समय पहले बहुत ही चर्चा में रहा था ट्रिपल तलाक, और हमारी जो करंट मौजूदा सरकार है उन्होंने इसके खिलाफ केस भी लेके आए, इसको बंद भी किया। तो आप ट्रिपल तलाक के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि आज क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में?
ट्रिपल तलाक का जब केस गया था एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें 5 जजेस थे, 3-2 की रेशो से ये केस डिसाइड हुआ था। इसमें मेन चीज ये निकल के सामने आई थी कि सेक्शन 14 जो इक्वालिटी देता है, इक्वालिटी का राइट सब में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ तलाक 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 बोल के निकल के जा रहे हो, जिसने शादी की है, शादी तो हर धर्म में स्पिरिचुअल मानी गई है, कोई भी कास्ट कोई भी धर्म हो, तो उसको एकदम से उसकी इक्वालिटी और उसके राइट का क्या, वो चीज को लेकर एक लंबी डिस्कशन चली थी। और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इसको जो ट्रिपल तलाक का कानून था या ट्रिपल तलाक की जो प्रोविजन थी उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। फिर देन उसके बाद इसके अगेंस्ट लॉ भी आया, लॉ में अभी इसको 3 साल की सजा है अगर वो इस चीज को फॉलो करता है, इस प्रैक्टिस को 3 साल। ठीक है। हाँ, ये सायरा बानो ने एक पिटीशन फाइल की थी, बहुत लंबी पिटीशन चली, उसकी जो फाइट के कारण ये चीज आगे निकल गई, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पुराने टाइम के लॉ थे, थोड़ी सी अमेंडमेंट तो भी हर जगह पे चाहिए। और जिस तरीके से चाहे इक्वालिटी, अब जेंडर इक्वालिटी की बात भी करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी करते हैं, तब हमें उनके राइट्स को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ये नहीं हम कि पुराने लॉ के बीच में हम उनको जो उनके राइट्स उनको साइड पे साइड कर दे, इसलिए वो पिटीशन चली थी और बहुत चर्चित पिटीशन थी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था जिसमें 3-2 की रेशो से वो डिसीजन आया था। तो बट मेरे को याद है, जो मैंने पढ़ा है, जब सायरा बानो का जो बानो का केस आया था, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे बैठी थी, उसने जो जजमेंट दी, उसको सरकार ने, राजीव गांधी की सरकार ने उसको पलट दिया था। लेकिन उसके बाद जो हमारी मौजूदा सरकार है, उन्होंने भी इसके ऊपर लॉ लेके आए हैं। उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो बता के हटाऊं, उसके ऊपर उसको लॉ के शेप में लेके आना, उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देना, कानूनी एक रूप देना, वो एक हर जिसमें, क्योंकि क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ज्यादातर गाइडलाइंस दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास कानून बनाने का, लेजिस्लेचर का प्रोसीजर नहीं है उनके पास। वो प्रोसेस हमेशा लोकसभा के पास है, चुनी हुई सरकारों के पास रहता है, मैंडेट के पास रहता है। तो वो जब कानून आएगा वो लेजिस्लेटर का पार्ट है, लेकिन हाँ, टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट अपनी डायरेक्शन दे सकती है, गाइडलाइंस दे सकती है, और जो बना हुआ कानून है, जो प्रैक्टिसेस है, उसको वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। एक सिंबॉलिक होता है जिसके अगेंस्ट आगे फ्यूचर में लॉ आ जाता है, और वो लॉ अच्छे से चले ताकि सोसाइटी के अंदर किसी भी तरीके से इनइक्वालिटी ना आए। तो भारत में जो मुसलमानों के बीच में तलाक के मामलों को संभालने के लिए कुछ शरिया अदालतें भी कुछ भूमिका निभाती हैं, उसके बारे में या उससे जुड़े हुए जो फैसले भारतीय नागरिक कानून के साथ कैसे मेल खाते हैं? बिल्कुल, अभी वो प्रोविजन में है, वो एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि जब भी कस्टमरी लॉ होता है, उसके अगेंस्ट जितने भी प्रोविजंस को चलाने के लिए इंस्टीट्यूशंस है, वो एग्जिस्टेंस में तो रहते हैं। लेकिन जब कोई भी चीज, जैसे अभी रिसेंट लॉ आया है, जैसे आप सायरा बानो वाले केस की बात कर रहे थे, ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट, तब जब कोर्ट हमेशा सुप्रीम होएगा, जब कोर्ट का जो डिसीजन है वो हर जगह पे ऊपर, कस्टमरी लॉ ठीक है, वो उनकी एग्जिस्टेंस है, उनके साथ अगर कोई इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उनकी भी फुल रिस्पेक्ट रहती है कोर्ट में। लेकिन जब कोर्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को एग्जिस्टेंस में लेके आती है या लेजिस्लेचर लेके आता है, देन वो लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंगली उनको भी इंस्टीट्यूशंस को भी काम करना पड़ता है। अगर वो उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करते, फिर उसको चैलेंज करने की प्रोविजंस रहती है। जी। और भारत में 2 तरह के मुस्लिम समुदायों को देखा गया है, सुन्नी और शिया। क्या उनके बीच तलाक की कार्रवाई में कुछ डिफरेंस है या कुछ मतभेद है? तो थोड़ा सा डिफरेंस बिल्कुल है सुन्नी और शियास में। इसमें बेसिक एक सबसे पहला डिफरेंस ये रहता था, जब पहले ट्रिपल तलाक वाली थी, एक तो कहते थे कि जो अगर वो इंटॉक्सिकेटेड है, अगर उसने दारू पी हुई है, अगर इंटॉक्सिकेशन में वो ट्रिपल तलाक वाली बात करता था, तो वो एक्सेप्टेड की जाती थी कम्युनिटी में, दूसरी में वो एक्सेप्टेड नहीं की जाती थी। अच्छा। 4 मैरिजेस की प्रोविजन है, 5वीं मैरिज के लिए इसको मुता मैरिज बोलते हैं। अब मैरिज फॉर कंसिडरेशन आती थी, वो एक जगह पे एग्जिस्टेंस में आती थी। सो ऐसे दोनों कम्युनिटीज के अंदर अलग अलग से है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है उसके अंदर, लेकिन मोस्ट ऑफ द बाकी लॉ एग्जैक्टली सेम है। पर आपने जब 3 या 4 शादियों की बात की, तो बाकी समुदायों में ये इतना कॉमन नहीं है, बट मुस्लिम समाज में ये और उनके जो पर्सनल लॉ ने उनको अलाउ किया है, आप 3 या 4 शादी कर सकते हैं। तो क्या उसमें पहली या दूसरी पत्नी को सिर्फ कोई परमिशन मांगी जाती है अगली तीसरी या दूसरी शादी करने के लिए, या उसमें कोई ऐसा प्रावधान है? बेसिकली कस्टमरी लॉ के अंदर जो प्रावधान है इसमें, पहले तो वो भी था, प्रैक्टिसेस में परमिशन भी आती थी और बिना परमिशन के भी चलती थी। इसके ऊपर ऑलरेडी कानून, जैसे कि क्योंकि एक बड़ा कस्टमरी बहुत पुराना लॉ है, इसके ऊपर समय समय के साथ चेंजेस भी आते रहे हैं और फ्यूचर में भी आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी, प्रोसेस आगे बढ़ेगा, उसके साथ हर कस्टम्स के अंदर वो इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम के ऊपर। इसमें भी अभी इसमें डाइसी सा है, परमिशन भी ली जाती है, बिना परमिशन के भी आगे चल जाता है, उसको चैलेंज भी किया जाता है कोर्ट्स के अंदर, वो पिटीशन है, लेकिन अभी प्रॉपर उसके ऊपर लॉ पेंडिंग है। ठीक है, बट देखा जाए जो आपकी बातों से मेरे को समझ आ रहा है, तो मुस्लिम समुदाय में महिलाओं को जो इक्वल राइट्स है वो बाकी कम्युनिटी से थोड़े कम है।
ये बेसिकली एक कहने को कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई ऑलरेडी कई कस्टम्स अवेल करते हैं सोसाइटी के अंदर, क्योंकि पुराने चलते आ रहे हैं, उनको एक्सेप्टेड है। जब तक वो समुदाय के अंदर से आवाज नहीं उठेगी, लास्ट टाइम उठी थी ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट उठी थी, तब उसके अगेंस्ट आ गया। अभी एक रिसेंटली और भी पेंडिंग है इस चीज को लेके, आने वाले टाइम के ऊपर पिटीशंस कई अलग अलग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया, क्योंकि ये सेक्शन 14 को वायलेट करता है कि जहाँ पे एक पति, तो जिसको हम पॉलीगैमी बोलते हैं, एक पति तो 4 शादी कर सकता है, लेकिन पत्नी के लिए वो प्रोविजन नहीं है, उसको इद्दत का पीरियड भी फॉलो करना पड़ रहा है, आफ्टर डिवोर्स उसको 90 डेज वेट भी करने पड़ रहे हैं। उस चीज को लेके भी पिटीशंस पेंडिंग, अभी उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई। तो आने वाले टाइम के ऊपर देखते हैं कि ये मुस्लिम समुदाय उसके ऊपर क्या देखता है, दूसरा कानून उसके ऊपर क्या लेके आता है, जो आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि चेंज हमेशा कम्युनिटी के अंदर से होता है, और वो कम्युनिटी को उसका लॉ पसंद है तो उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। अगर उसमें से उनको लॉ का अमेंडमेंट चाहिए समय के अकॉर्डिंगली, देन उसके अकॉर्डिंगली वो कोर्ट या सरकारी इंस्टीट्यूशन जहाँ हमारा लेजिस्लेचर उसके ऊपर लॉ लेके आता है, वो आने वाला टाइम की बात है। अभी कुछ समय पहले मैं पढ़ रहा था कि उत्तराखंड की सरकार ने एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है जो उत्तराखंड में वैलिड है, बट सेंट्रल जब भारत सरकार ने ऐसा कोई भी रूल अभी पास नहीं किया है। तो उस सिनेरियो में उस केस में कैसे होगा कि अगर कोई केस आता है जो उत्तराखंड का कपल है और जो यहाँ कोई दूसरी स्टेट का है, तो उसके ऊपर कैसे फर्क पड़ेगा इस केस को आगे ले जाने में? यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत पुरानी एक डिमांड थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पेंडिंग थी। अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है इसके ऊपर। कुछ कहते हैं इसमें ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कुछ कहते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर धर्म के कस्टम्स अलग है, हर धर्म के बिलीव्स अलग है। तो उस चीज को लेके वो चीजें अभी तक तो एक कंट्रोवर्शियल इशू भी बोल सकते हो, और इसको कह सकते हो कि क्लियर नहीं है इस चीज को लेके। हाँ, रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको इंप्लीमेंट किया है, लेकिन इंप्लीमेंट करने के साथ ही साथ उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस भी खड़ी होगी, क्योंकि कई प्रोविजंस ऐसी थी जो बिल्कुल किसी के कस्टम और बिलीव के अगेंस्ट जा रही थी, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसी थी कि जिसमें अभी तक वो चीज क्लियर नहीं थी, जैसे लग रहा था कि जल्दबाजी में इंप्लीमेंट किया गया। इसके अलग अलग प्रोविजंस हो सकती हैं, लेकिन कुछ लॉ ऐसे हैं, मैं बस एड ऑन करना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ लॉ सेकुलर होते हैं, कुछ लॉ सेकुलर है, जैसे मेंटेनेंस का है 125 सीआरपीसी के नीचे। अगर आपको मेंटेनेंस का केस फाइल करना है तो आप कोई जात से हो, कोई धर्म से हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, कोई भी बंदा केस फाइल कर सकता है, इसके ऊपर बाढ़ नहीं है। तो सिमिलरली इसमें अगर आप चाइल्ड कस्टडी की बात करें, स्पेशली मुस्लिम लॉ के अंदर, हाँ, तो उनको गार्डियन वार्ड्स एक्ट जो ऑलरेडी पेंडिंग है, वो एक सेकुलर लॉ के अंदर अगेंस्ट नीचे कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो उनको कस्टडी क्लेम करनी है कोर्ट के अंदर, तो उनको गार्डियन वार्ड्स के अंदर ही आना पड़ेगा। अगर मेंटेनेंस क्लेम करनी है, देन 125 सीआरपीसी के नीचे ही केसेस फाइल करने पड़ेंगे। सो वो प्रोविजंस है, जो कुछ सेकुलर्स है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड रिलीजन के ऊपर बनी हुई है, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। और संपत्ति के विभाजन के बारे में ये कैसे चलता है मुस्लिम समुदाय में कि अगर पति के पास कोई संपत्ति है और तलाक होता है, तो क्या वो सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट में, शादी के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है, सिर्फ उसी के हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है, या बराबरी में संपत्ति का विभाजन किया जाता है? बिल्कुल, पहली बात तो ये बेसिकली जैसे मैंने पहले बोला कि ये इस मुस्लिम समुदाय में और मुस्लिम कस्टम्स में इसको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बोला गया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी सब कुछ पहले से डिसाइड रहता है। जैसे सानिया मिर्जा वाले केस में बात की, अगर वो डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, जिसमें खुला बोलते हैं कि अपनी कंसेंट दे दी, देन उसको अपना पार्ट छोड़ना पड़ता है। तो ऐसे ये तो बेसिकली है, इसमें जो आपने पहले से डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। लेकिन 125 सीआरपीसी के नीचे आप क्लेम कर सकते हो मेंटेनेंस अपनी, जो आपके साथ बच्चे रह रहे हैं उनकी, वो प्रोविजन साइड बाय साइड सबके लिए अवेलेबल है। और क्या मुस्लिम समुदाय में पारिवारिक अदालतें जिसमें कि मध्यस्थता दी जाती है, क्या वो एक वैलिड चीज है, या मुस्लिम समुदाय के तलाक के केस में वो काम नहीं करती? नहीं, जो फैमिली कोर्ट एक्ट है वो उसमें किसी भी कास्ट, कलर, रिलीजन की बात नहीं की गई। किसी भी का भी अगर कोर्ट में केस जाएगा, देन फैमिली कोर्ट उसको डील करती है। अब तो ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैमिली कोर्ट एस्टैब्लिश हो चुकी हुई है। कई जहाँ पे नहीं है वहाँ पे एक सेपरेट बेंच दिया गया हुआ है। तो फैमिली कोर्ट अकॉर्डिंगली वो एक्ट करती है। किसी भी समुदाय का, किसी भी रिलीजन का अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट पड़ता है, देन वो फैमिली कोर्ट्स के अंदर ही जाता है, तो वहाँ पे उतनी ही तवज्जो मिलती है वहाँ पे उसको। बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी सवाल के ऊपर। अगर किसी मुस्लिम कपल को, फीमेल या मेल को तलाक लेना है, तो उसको क्या क्या चीजें अपने पास इकट्ठी करनी पड़ेंगी ताकि वो ये प्रोसेस शुरू कर सके? बिल्कुल, अगर तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ केस फाइल कर रहे हैं, तो वो तो आपका प्रोविजन मैं पहले बता चुका हूँ। अगर वो वन साइडेड केस फाइल करना है, देन पहले तो जो ग्राउंड्स के ऊपर केस फाइल कर रहे हो, जो मेजरली 3-4 ग्राउंड्स है, बेसिकली 9 ग्राउंड्स डिफाइन की गई हैं। इसमें क्रूरलिटी भी आता है, जैसे हिंदू मैरिजेस के अंदर आता है, हिंदू लॉ के अंदर है सेम क्रूरलिटी। अगर वो किसी को फिजिकली टॉर्चर कर रहा है, कोई मेंटली टॉर्चर कर रहा है, उसके रिलेटेड एविडेंस इकट्ठी की जाए, देन वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें अगर किसी का पति 4 साल से लापता है, तो उसको नहीं मिला, उसके 4 साल पहले जो कंप्लेंट की गई थी, जो बंदे विटनेसेस हैं, फैमिली के नियर बाय हैं, वो केस के अंदर एविडेंस दे सकते हैं, वो एविडेंस इकट्ठी करनी पड़ेगी। तीसरा, जो इसमें 2 साल से ज्यादा अगर किसी को वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, किसी मुस्लिम महिला का पति, देन वो उसको एविडेंस इकट्ठी करनी पड़ेगी कि 2 साल वो कैसे गुजारा बता कर रही है, कैसे उसको पैसे की तंगी आ
रही है, वो चीज को लेके आना पड़ेगा। अगर हम किसी के पति को 7 साल या उससे अधिक सजा हो चुकी है, देन वो सेक्शन 2 के नीचे मुस्लिम जो रेजोल्यूशन मैरिज ऑफ एक्ट है उसके नीचे केस फाइल कर सकते हैं। देन वो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, सिमिलरली ऑलमोस्ट हर पिटीशन के अंदर डॉक्यूमेंट्स सेम चाहिए थे। जो आप ग्राउंड प्रूव करना चाहते हो उसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एविडेंस है, बेस्ट एविडेंस है, वो आपको उसमें चाहिए होगी। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर किसी कपल का डिवोर्स, मुस्लिम कपल का डिवोर्स हुआ है और उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक और लड़की है, तो क्या उस लड़की को अपने पिता की संपत्ति में अपनी माँ के डिवोर्स के बाद हिस्सा मिलेगा? बेसिकली डिसाइड करना पड़ेगा पहले तो बच्चा किसकी कस्टडी में रह रहा है। अगर कस्टडी में के टाइम के ऊपर वो अगर कोर्ट से डिवोर्स ले रहा है तो सिमिलरली क्या डिसाइड किया गया है, बच्चे का फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट एलिमनी किसके पास रहेगी, वो चीज आएगा। दूसरा, अगर बच्चा उनके पास है, अगर पति के पास है, तो ऑटोमेटिकली उसका राइट तो वहाँ पे स्टैंड हो जाएगा। अगर वो मदर के पास है, मदर ने सेकंड मैरिज की या नहीं की, रीमैरिज हो, दूसरी जगह गए कि नहीं गए, बच्चा साथ में साथ वहाँ के गया कि नहीं गया, वो सर्कमस्टांसेस डिपेंड करती है हर केस ऑफ एक्ट की। ठीक है, ओके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अपने बारे में और अपने केस के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद।